हेलो दोस्तों, ज्ञान सर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पाचन क्रिया के बारे में कि पाचन क्रिया के किस किस स्टेज से पूरी पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे। आप ध्यान से देखते रहिएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट का आप वीडियो देखिएगा। एक ही वीडियो में आपको पाचन क्रिया पूरी फुल्ली एंजाइम्स के साथ कंप्लीट आपको दी जाएगी। तो पहला जो स्टेज होता है पाचन क्रिया का, वह मुख गुहा से होकर गुजरता है। मुख गुहा, मुख गुहा को बोलते हैं इंग्लिश में माउथ कैविटी। और आपको पता होना चाहिए कि एक मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे और आप यहाँ से ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें मुख गुहा की, तो मुख गुहा में तीन चीज़ पाया जाता, तीन अंग पाए जाते शामिल होते हैं। जिसमें जो पहला अंग होता है आपके सामने, वह होता है दांत। वह दांत होता है। दूसरा जो होता है वह जीभ होती है। और तीसरा हमारे पास लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है। अगर यहीं पे यदि हम बात कर लें दांत, तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में जानेंगे। अगर दांत के बारे में हम आपसे डिस्कस करें तो दांत हमारे मुंह में टोटल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। टोटल जो दांतों के प्रकार होते हैं वह 4। अगर हम ये बात कर लें तो जो दांतों का संख्या जो होती है, वह दांतों की संख्या वह वयस्क मनुष्य में 32 ली जाती है। वयस्क मनुष्य में 32 ली जाती है। अगर चारों दांत का नाम की बात करें तो पहला दांत का नाम होगा आपका इंसीजर। पहला जो दांत का नाम होगा इंसीजर, जिसकी संख्या होती है 8। और जो दूसरा दांत होता है हमारा होता है K9। जो K9 की संख्या होती है छात्रों, यह होती है 4। और तीसरा दांतों की संख्या जो होती है वह होती है मोलर। तीसरा जो दांत की संख्या है या टाइप है वह है मोलर, और जिसकी संख्या होती है 8। और चौथा होता है प्री मोलर। अभी हमने आपको बताया जो दांतों के प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, K9, मोलर एंड प्री मोलर। अगर प्री मोलर की बात किया जाए तो यह आपके मुंह में होता है 12। इसकी जो संख्या होती है वह 12 होती है। अगर दांत की यहाँ बात ही कर लिया हमने, तो ये अगर आपसे कह दें कि इंसीजर जो होता है वह काम क्या करता है, तो इंसीजर का जो कार्य होता है वह भोजन को काटने का काम करता है। अगर हम K9 की बात करें तो यह भोजन को चीरने का काम करता है, चीरने या फाड़ने का। अगर हम मोलर एंड प्री मोलर की बात की जाए दोनों को, तो ये क्या करते हैं, चबाना अथवा पीसना का काम करते हैं, पीसने का, भोजन को पीस देते हैं ये सब। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ आने के बाद एक पॉइंट हम इसमें और कवर करेंगे कि ज़रा ये बताएं कि पूरे जीवन काल में मनुष्य के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 20 + 32 टोटल जो दांत पाए जाते हैं पूरे जीवन काल में, वह उनकी संख्या जो होती है वह 52 कही जाती है। उनकी जो संख्या होती है वह 52 होती है। अगर हम यहाँ बात करेंगे जीभ की, यदि हम आपसे जीभ की बात करें तो जीभ में आप देखें तो जीभ में भी कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जीभ के बारे में यदि हम जानेंगे तो जीभ जो होता है हमारा एक मांसल संरचना होती है जो पीछे वाले हिस्से से गर्दन से जुड़ी रहती है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसे टेस्ट बर्ड्स या स्वाद ग्रंथियाँ कहते हैं। अगर हम बात करें, टेस्ट बर्ड कुल 4 प्रकार के स्वाद का पता लगा सकती है जो कि जिनका कार्य अलग अलग होता है। यदि हम बात करें जीभ में, तो जीभ में 3 हिस्से की यदि बात करें बारी बारी से, तो जीभ का जो अगला भाग होता है, जीभ का जो सबसे अगला भाग होता है वह क्या करता है, वह मीठा बताता है। किसी भी स्वाद का अगर मीठा हो तो अगला वाला भाग बताता है। अगर हम जीभ के बीच वाले की या मध्य वाले की बात किया जाए तो यह हमारा क्या बताता है,
तो जो मध्य वाला भाग होता है हमारा, यह बोलता है और जो मध्य वाला भाग है, जब हम भी कुछ भी खाते हैं तो वो हमको बताता है कि खट्टा है एवं नमकीन, खट्टा एवं नमकीन। तो जो जीभ का मध्य वाला भाग होता है वह खट्टा एवं नमकीन को बताता है। अगर तीसरे वाले भाग के, अगर लास्ट वाले हिस्से की बात किया जाए, सबसे पीछे वाले हिस्से की बात की जाए जीभ के, तो वह बताता है कि कितना तीखा है, कितना तीखा है। यहीं पे यदि हम बात करें आप लार ग्रंथियों की, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं वह 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वह 3 जोड़ी पाई जाती है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैराइटोडिक ग्लैंड कहा जाता है, जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि को सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। अगर हम बात करें कि 3 जोड़ी में से कुछ का मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, इसमें से 4 का नाम बता दे रहा हूँ। पहला इसका होता है टाइलिन, दूसरा हो जाता है म्यूलिन, तीसरा हो जाता है डाइस्टेज और चौथा एंजाइम हो जाता है लाइसोजाइम। 2 और होते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। वो 2 लार एंजाइम्स कौन कौन होते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलें हम आगे पहुंचते हैं अब। तो यहाँ मुख गुहा में ये जो 3 चीज़ें पाई जाती, दांत, जीभ और लार, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी कर लिया। यदि अब हम बात करें थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ से भोजन आगे ट्रांसफ़र होगा, तो जब भोजन मुख गुहा से आगे ट्रांसफ़र होगा इन प्रक्रियाओं के साथ, तो अगला स्टेप क्या होता है भोजन का, ज़रा ये बताएं। थोड़ा सा हम और भी यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ पॉइंट पे, तो ये पॉइंट ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब लार की बात ही हम लोग कर लिए हैं, तो एक चीज़ और भी आपको याद रखना होगा कि जो लार का हमारा पीएच वैल्यू होता है, लार का जो पीएच मान होता है वह 6.6 के समथिंग होता है, 6.6 के समथिंग होता है। और यदि हम बात करें तो अब सीधा हम पहुंच लेंगे अगले स्टेप में। और थोड़ा सा हमने एक चीज़ और बताया कि मुंह का जो पीएच मान होता है, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 यदि हो जाए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यदि मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाए तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। तो कभी काल के क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि दांत सड़ना कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 तक हो जाता है, या 5.5 या 5.5 के हल्का सा नीचे हो जाएगा, तो आपका जो दांत है वह सड़ना स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम अगले स्टेप में पहुंचते हैं। तो ये मुख गुहा की ये प्रक्रिया थी। अगर हम अब आगे पहुँचें तो मुख गुहा के बाद जो हमारा भोजन पहुंचता है, ये हमारा लाइन से हम लेके चलेंगे, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मुख गुहा के बाद हमारा जो भोजन पहुंचता है इन प्रक्रियाओं के साथ, वह पहुंचता है भैया ग्रास नली में, ग्रसनी के द्वारा। किसमें पहुंचता है? ग्रास नली में भोजन पहुंचता है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रास नली केवल खाना ट्रांसफ़र करने का काम करती है। जो ग्रास नली होती है वह खाना ट्रांसफ़र करने का काम करती है। अगर ग्रास नली के बाद अगर हम बात करें भोजन को, तो यह सीधे जाके अब अमाशय में खाना प्रवेश करता है। अमाशय, इसी को हम बोलते हैं पेट और इसी को बोलते हैं स्टोमच। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर अब हम अमाशय में पहुँच गए तो क्या होता है कि माउथ कैविटी के बाद जो भोजन जो हमारा पैसेज मोमेंट के द्वारा जो होता है तो स्टोमच में पहुँचता है, ठीक है ना। अमाशय में भोजन का तत्कालिक संग्रह तथा
पाचन का कार्य किया जाता है। तो अमाशय में यदि हम बात करें तो अमाशय जहाँ से शुरू होता है हमारा, ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अमाशय जहाँ से हमारा शुरू होता है वहाँ एक वैल्यू जैसी संरचना होती है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो यदि हम बात करें अमाशय की, तो अमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तीनों भागों को जरा आप ध्यान से देखिएगा। अमाशय के जो 3 भाग होते हैं, जो पहला भाग होता है हमारा वह कार्डियक होता है। कार्डियक पहला जो भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फंडिक, और जो तीसरा भाग होता है हमारा पाइलोरिक। तो अमाशय या पेट के जो 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। इन तीनों में से अगर और भी हम थोड़ा सा पॉइंट की बात करें अमाशय में, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अमाशय में अमाशय का जो पहला भाग होता है उसको कार्डियक, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं फंडिक और सबसे निचले वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय जो होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो एक थैली नुमा होता है, जो एक थैली नुमा होता है। अगर हम बात करें तो इसका जो पहला भाग है कार्डियक, इसी में एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का ज़रा नाम आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं यहाँ बता भी, जो अम्ल होता है वह HCl होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं अमाशय में। इसी में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जो 2 एंजाइम पाए जाते हैं अमाशय में, तो आपको हम बता दें जो 2 एंजाइम है ना, एक होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। दूसरा होता है पेप्सिन। थोड़ा सा यदि हम यहाँ बात कर लें HCl के रूप में, तो यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण किया जाता है। HCl के कारण ही एंजाइम सक्रिय होते हैं, जिससे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। HCl भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का भी कार्य करते हैं। ये HCl के बारे में आपको हमने इतना बता दिया। अभी हमने कहा कि अमाशय में 2 एंजाइम्स ही पाए जाते हैं, इसका पहला नाम है रेनिन एंड दूसरा नाम है पेप्सिन। अगर रेनिन के बारे में हम बात करें तो यह जो होता है रेनिन, यह दूध को पचाने का काम करता है। दूध को पचाने का कार्य करता है। और दूध को पचाने के साथ एक चीज़ और भी, यहाँ एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। जो रेनिन है वह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। इसके द्वारा दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसिनेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जो माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि माँ के दूध में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाया जाता है, जिससे रोगों से सुरक्षा मिलती है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग हल्का अगर पीला किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण ही, प्रोटीन के कारण जो दूध का रंग होता है वह पीला होता है। तो ये आपका दूध के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया। थोड़ा सा और भी अगर इसमें हम बताएं तो बच्चों के लिए दूध को एक सर्वोत्तम आहार माना जाता है, लेकिन आयरन तथा विटामिन सी के नहीं होने के कारण इसे कंप्लीट फूड या पूर्ण आहार नहीं माना जाता है दूध को। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। मिश्रित भोजन पूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। अगर हम पेप्सिन के बारे में ऐसे बात करें तो यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाता है। जो पेप्सिन होता है यह भोजन में जो उपस्थित होता है प्रोटीन की मात्रा, इसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे पहुँचें तो ये 3 कंपोजिशन हमने आपको बताया, HCl, रेनिन एंड पेप्सिन। ये आपको शायद याद भी होगा और आज रिवीजन भी हो गया होगा। अगर हम
इन प्रक्रियाओं से आगे बढ़ें तो थोड़ा सा एक पॉइंट हम और कह देते हैं कि सभी छात्र ये ज़रूर महसूस किए होंगे कि हम जब घर में भूख लगता है तो बोलते हैं भाई हमारा पेट गड़ने लगा। तो ज़रा ये बताएं, जो पेट गड़ता है वह इन अमाशय के तीनों भागों में से कार्डियक, फंडिक एंड पैलोरिक में से कौन सा हिस्सा गड़ता है और क्या गड़ता है उसमें? तो हम आपको बता दें कि फंडिक में एक रूजी पाया जाता है। फंडिक में रूजी के कारण ही पेट भूख के मारे गड़ने लगता है। तो कभी पूछा जाएगा आपसे कि अमाशय के किस भाग में और क्या भूख लगने पर गड़ता है, तो वह रूजी होता है और ये फंडिक के हिस्से में होता है। जो रूजी होता है वह हमारे पेट में खड़ा खड़ा नुकीला जैसे रहता है। जब भूख लगती है तो वह खड़ा हो जाता है और तब हमारा पेट गड़ने लगता है, तो और मुझे एहसास होता है कि भैया हमको भूख लग गई है। चलिए हम आगे पहुँचते हैं। अभी जो खाना हमारा अभी तक आया था वह अमाशय के इन तीनों भागों से होकर अब आगे की तरफ पहुँचेगा। तो ये अमाशय की सभी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ यहाँ से और भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ अमाशय तक जो भी भोजन हमारा आया है वह सभी अम्लीय रूप में आया है। ठीक है ना, ये पॉइंट ज़रूर आप याद रखें। अगर हम अमाशय के बाद भोजन भेजने का प्रयास करेंगे तो अमाशय के बाद जो भोजन पहुँचेगा हमारा वह छोटी आंत में पहुँचेगा, छोटी आंत में पहुँचेगा। यहीं पे थोड़ा सा हम होल्ड हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अमाशय के बाद भोजन पहुंचने से पहले हमारे जो दाएं साइड में अग्नाशय उपस्थित होता है, दाएं साइड में अग्नाशय उपस्थित होता है, जिसको हम इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। और एक चीज़ और, इसके जो बाएं साइड होता है तो पाया जाता है क्या, जरा बताएं, इसके बाएं साइड में क्या पाया जाता है? चलिए थोड़ा सा देख लें। तो छोटी आंत से पहले खाना तो और किसी में नहीं जाता है, लेकिन अमाशय के जस्ट बगल में हमारे पास अग्नाशय और पेनक्रियाज रहता है, जिसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में लैट के नाम से भी ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते हैं, LAT। यल का मतलब कि लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो ये 3 एंजाइम्स अग्नाशय में पाए जाते हैं। और एक पॉइंट अग्नाशय में और भी याद रख लीजिएगा कि इसमें एक इंसुलिन नामक एक इंसुलिन होता है, जिसकी कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ रोग हो जाता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगर हम अग्नाशय के इसके बाएं साइड में बात करें तो बाएं साइड में अमाशय के ऊपर लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। और लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय होता है, लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय होता है। और लीवर से जब वहाँ से लीवर से हमारा जब पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस जब स्रावित होता है लीवर में से, तो याद रहे अमाशय तक तो जो भी भोजन हमारे पास इकट्ठा होता है वह सभी अम्लीय होता है। लेकिन जो छोटी आंत होती है वह ये भैया कहते हैं कि मैं अम्लीय भोजन एक्सेप्ट नहीं करूँगे। तो क्या होता है कि बीच में पित्त रस के आने के कारण जो पित्त रस का जो pH वैल्यू होती है वह क्षारीय प्रदर्शित करती है। जो पित्त रस हमारे आँख के छोटी आंत में जो पाइप लगा रहता है उसमें जाके पित्त रस मिल जाता है, और जो भोजन हमारे पास अम्लीय के रूप में जा रहा था वह क्षारीय रूप में कन्वर्ट कर देगा।
तो उसके बाद खाना हमारा छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत कुल मिला के अगर यहाँ हम बात करें तो आंतों के जो प्रकार होती है वह 2 प्रकार का होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अमाशय के बाद जो खाना पहुँचेगा छात्रों, वह खाना पहुँचेगा छोटी आंत में। और छोटी आंत में पहुँचने के बाद भी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले भाग में सबसे पहले भोजन पहुँचेगा। तो जो पहला भाग इसका होता है, ज़रा ये बताएं। छोटी आंत का जो पहले भाग का जो नाम होता है वह होता है डेडुनम। क्या होता है? डेडुनम। तो ध्यान से यहाँ से देखिएगा। और जो छोटी आंत का जो पहला नाम होता है, भाग होता है डेडुनम। दूसरा भाग जो होता है जेजुनम। और तीसरा भाग होता है इलियम। तीसरा भाग इलियम होता है। अगर हम डेडुनम के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे दें, तो जो डेडुनम होता है यह अमाशय के बाद एक यू लाइक संरचना होती है। अमाशय के बाद एक यू लाइक संरचना होती है, जिसके लीवर तथा अग्नाशय खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होता है। यह द्रव्य को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। जो जेजुनम होता है ये डेडुनम के आगे वाला भाग होता है, जेजुनम कहलाता है, जो भोजन की छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है। तो जेजुनम होता है यह केवल खाना ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है। अगर हम इलियम की बात कर दें यहीं पे, तो यह एक छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो घुमावदार नलियों के रूप में होता है। ये हमने बताया कि यू लाइक की तरह होता है, मतलब यू की तरह होता है। जेजुनम कोई भी पाचन क्रिया का कार्य नहीं करता है या कोई भी रासायनिक अपकार्य नहीं करता है, केवल खाना ट्रांसफ़र करता है। इलियम होता है ये छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में घुमावदार नलियों के रूप में होता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं थोड़ा सा पॉइंट में, यार ध्यान से आप देखते रहिएगा। अगर हम ये कह दें कि जो आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है, तो वह कितना होता है? जो छोटी आंत होता है 6 से 8 मीटर तक। छोटी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत की यदि लंबाई की हम बात करते हैं तो 6 से 8 मीटर होती है। 6 से 8 मीटर होती है। संपूर्ण आहार नाल की यदि बात करें, अगर संपूर्ण आहार नाल की यदि हम बात करें तो 10 मीटर लंबाई उसकी होती है। 10 मीटर लंबाई संपूर्ण आहार की होती है। केवल छोटी आंत की 6 से 8 मीटर लंबाई होती है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अब पहुँचते हैं थोड़ा सा, अब पहुँचेंगे छात्र की एक चीज़ और। छोटी आंत के इलियम भाग में जो भी भोजन इकट्ठा होता है वह एक द्रव्य के रूप में इकट्ठा होता है। अगर द्रव्य के रूप में इकट्ठा होता है तो कुछ उसमें एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं। अगर छोटी आंत में एंजाइम्स की यदि हम बात करें, छोटी आंत में एंजाइम्स की बात करें, तो वो देखिएगा एंजाइम्स हमारे पास उसमें 5 टाइप का एंजाइम स्रावित होता है। छोटी आंत में 5 टाइप का एंजाइम स्रावित होता है। पांचों का यदि हम नाम बताएं तो पहला होता है पेप्टोन। पहला हमारे पास होता है, और पहला हो जाएगा हमारा इरिप्सिन, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है उसमें। तो पहला जो स्रावित होता है इरिप्सिन होता है, इरिप्सिन। पहला जो एंजाइम स्रावित होता है इरिप्सिन। दूसरा जो होता है सुक्रेस होता है, दूसरा सुक्रेस। तीसरा जो होता है वह होता है माल्टेस, माल्टेस। चौथा होता है लैक्टेस। पांचवा होता है लाइपेज। तो यहाँ से आपको पता हो गया होगा कि छोटी आंत में जो एंजाइम स्रावित होते हैं 5, वह इरिप्सिन, सुक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस और लाइपेज। ये 5 एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होती हैं। अगर छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा और भी हम जानकारी आपको दे दें, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने की
कार्य छोटी आंत में मौजूद विली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विली के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। विली के कारण ही छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें कि आगे स्टेप में, तो आगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जो अगला स्टेप में जो हम लोग का भोजन पहुंचेगा छात्रों, वह पहुंचेगा बड़ी आंत में। वह पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पहुंचेगा। तो यहाँ से यदि हम आपको जानकारी दे दें कि जो बड़ी आंत में भोजन हमारा पहुंचेगा, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग पाए जाते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं। पहला होता है सेकम। पहला होता है सेकम। दूसरा होता है कोलोन। दूसरा होता है कोलोन। और तीसरा हो जाएगा रेक्टम। तीसरा हो जाएगा रेक्टम। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सेकम, कोलोन और रेक्टम। अगर इनमें यदि हम बात करें, एक चीज़ और यहाँ से आपको याद रखना होगा कि बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है। एक कार्य जरूर करता है ये कि जो भी द्रव्य के रूप में इलियम में भोजन इकट्ठा होता है, वह उन भोजन का जो द्रव्य से जो भी प्रोटीन जो भी पाया जाता है उसमें वसा, वह अवशोषित कर लेता है। और यदि हम बात करें इन तीनों पार्ट में, तो जो सेकम वाला जो भाग होता है, सेकम वाला, इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे वर्मी फॉर्म या अपेंडिक्स कहा जाता है, जो मनुष्य में एक अवशेषी अंग होता है। अगर हम बात करें कि वेरीफॉर्म अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाने पर जो अपेंडिक्स नामक बीमारी होती है, जिसे शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जाता है। अगर हम बात करें कोलोन में, तो बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनके द्वारा विटामिन B3, B6 एंड B12 और विटामिन K का निर्माण किया जाता है। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा कि कोलोन के द्वारा विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन 12 और विटामिन K का निर्माण किया जाता है कोलोन के द्वारा। यदि हम बात करें इसमें रेक्टम के बारे में, तो रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो रेक्टम वाला भाग होता है, इससे क्या होता है कि जो अनपचे भोजन होता है, अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है तथा जल का पाचन हो जाता है। यदि हम आगे बात करें, यहाँ के बाद जो लास्ट स्टेट होता है हमारा पाचन क्रिया का, वह छात्र होता है गूदा। क्या होता है? गूदा। यहाँ से जो भी हमारा पाचन क्रिया का कंप्लीट हो जाता है और गूदा के माध्यम से मल बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास होगा कि आप लोग क्लास बहुत पसंद आया। जय हिंद, जय भारत।